जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम की। इसमें हम आपको कराएंगे लगभग 25 सेट्स ऑफ मॉडल प्रैक्टिस सेट। आपका जो आने वाला एग्जाम है उसको देखते हुए आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे लगभग 25 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो समय से प्राप्त होते हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ये। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पावर ए हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। कौन सा आर्टिकल है जो कि हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू करने की पावर देता है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन 4, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 है, ये हाई कोर्ट्स को पावर देता है टू इशू रिट्स। ये याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनल इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल इंटरप्रेटर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। किसके लिए? आर्टिकल 32। आर्टिकल जो 32 है हमारा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। क्लियर है? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है? तो वो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायर ए वेल डेवलप्ड मनी मार्केट। ये आपका आर्थिक इकोनॉमिक्स से आ गया। ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से आ गया। इसमें आपको वही पैटर्न मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न में आता है। 50 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड पे, जिसमें सारे टॉपिक जो है इंक्लूड होंगे। उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड इशू बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करता है? ये बाइंग एंड सेलिंग करता है किसकी? बॉन्ड्स जो होते हैं, जो इशू किए जाते हैं बॉन्ड्स किसके द्वारा? गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको उनकी जो है बाइंग एंड सेलिंग का काम करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन द डिकेड 2001 to 2011 was। बात कर रहे हैं कि सेंसस के अकॉर्डिंग, जो सेंसस था हमारा 2011 का, उसके अकॉर्डिंग जो हिंदू ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हिंदूज की, वो क्या रही? वो क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16.8। ये रही थी आपकी 16.8 हिंदू
पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 के बीच में वो रही थी 16.8। एज पर सेंसस 2011 इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही थी वो रही थी 17.7। 17.7 ये रही थी इंडिया की। इंडिया की कितनी रही थी 17.7 और हिंदूज की रही थी 16.8%। ये रही थी हिंदू की। प्रीवियस डिकेट में जो प्रीवियस था इससे पहले 91 से 2001 तक उसमें ग्रोथ रेट क्या थी, उसमें ग्रोथ रेट थी 21.5 जो कि घट के कितनी हो गई 16.8। द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ इन द पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड इन बिहार। सबसे ज्यादा जो डिकेडल ग्रोथ देखी गई, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में जो ग्रोथ देखी गई वो देखी गई 2011 के सेंसस में देखी गई। स्टेट की बात करें तो बिहार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ दर्ज की गई 2011 के सेंसस में। कितनी थी 25.4, 25.4% रही थी, सबसे ज्यादा बिहार की रही थी। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इन द सेम पीरियड वाज हिंदूज की रही थी आपकी 16.8 जैसा कि आप ऑप्शन में दे रखा है। जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम की रही थी 24.6। मुस्लिम्स की रही थी 24.6 जो कि सभी जो भी जितने भी रिलीजियस हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम्स की रही थी 24.6। क्रिश्चियंस की रही थी 15.5 जो कि बराबर ही थी हिंदू की और क्रिश्चियन की लगभग। तो क्रिश्चियन की रही थी 15.5, सिख की रही थी 8.4 एंड बुद्धिस्ट की रही थी 6.1 एंड लास्ट जैन्स की रही थी 5.4। तो सबसे कम किसकी रही थी जैन्स की। कितनी जैन की रही थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 5.4 एंड हाईएस्ट रही थी मुस्लिम की 24.6% एंड हिंदूज की रही थी 16.8%। एंड डेकेडल ग्रोथ की बात की जाए इन पॉपुलेशन बाय स्टेट तो वो रही थी बिहार की सबसे ज्यादा 25.4%। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। होजागिरी इज ए फेमस डांस फ्रॉम ऑफ विच ऑफ द दीज स्टेट। जो होजागिरी है, होजागिरी इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट। कौन सी स्टेट का फेमस डांस है होजागिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। होजागिरी ये फेमस डांस फॉर्म है, कहाँ की है त्रिपुरा की है। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। होजागिरी इज ए रिंग ट्राइब फोक डांस परफॉर्म इन त्रिपुरा। रिंग ट्राइब कौन सी ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, तो ये करती है आपकी रिंग ट्राइब, REANG। रिंग ट्राइब द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है इन त्रिपुरा में। ओके, इट इज परफॉर्म बाय यंग वुमेन ऑफ द गुरु रिंग क्लैन। ये वहाँ का यंग ट्राइब जो है ना, सॉरी यंग वुमेन्स जो है ना ऑफ द इस ये जो ट्राइब है रिंग ट्राइब इसका ही नाम है ब्रू रिंग क्लैन। ये जो ट्राइब है इसकी जो वुमेन्स है उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है होजागिरी को इन त्रिपुरा में। इट comprises 4 to 6 members in a team singing and balancing various objects of डांस। तो ये क्या है, ये 6 मेंबर्स की एक टीम होती है जो गाने के साथ कुछ अपने परफॉर्म भी करती है डांस को, बैलेंसिंग इन हेड एंड हैंड, ओनली मूविंग द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। इसे मूविंग इनकी जो बॉडी का लोअर हाफ है वही मूव करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए गवर्नर? गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? जो स्टेट का गवर्नर है उसका टेन्योर कितना होता है, कितने साल के लिए बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 5 साल के लिए बनाया जाता है। तो इसको इलेक्ट कौन करता है? तो इलेक्ट करता है आपके गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है और ओथ दिलाते हैं जो स्टेट के आपका हाई कोर्ट है, जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसका जो जज होता है हाई कोर्ट का जज होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वो ओथ दिलाएगा गवर्नर को। गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो ओथ दिलाएगा। इलेक्ट कौन करेगा? तो इसको गवर्नर को जो भी नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं स्टेट के। ही सर्व्स एज द यूनियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये जो हमारी केंद्र सरकार है उसके जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये। The person to be eligible for appointment as governor should be citizen of India, has completed age of 35। गवर्नर अपॉइंट होने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर। और ये किस आर्टिकल में आता है? गवर्नर गवर्नर का जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो ये आता है आर्टिकल 51, 50, 154। और एज लिमिट एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो आती है 157 में। 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटेड अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो भी स्टेट का हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस ओथ दिलाती। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ए टर्म्स ऑफ 5 ईयर एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंटेड द हंटर कमीशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म इन 1882? हंटर कमीशन को किसने अपॉइंट किया था फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए इन 1882 में? 1882 में आया था ये हंटर कमीशन। किसके लिए आया था? तो ये आया था एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। कब आया था? 1882 में। तो इसको अपॉइंट किसने किया था? तो इसको अपॉइंट किया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। लॉर्ड रिपन सर्व एज द वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1880 टू 1884। ये बनी थी 1880 से 1884 के बीच में। ये जो थे ये वायसराय थे इंडिया के। तो इन्होंने 1882 में हंटर कमीशन बनाया था फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। या 1882 रेजोल्यूशन अर्निंग हिम द टाइटल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। इसको लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉर्ड रिपन established the educational committee chaired by श्री विलियम हंटर। इसके चेयरमैन कौन थे? ये जो हंटर कमीशन आया था इसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर, इसीलिए इसको हंटर कमीशन नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
There was an Indian man, violinist, who was a master composer of the Carnatic style of classical music. Carnatic style of classical music. Master of composer, master composer of the Carnatic style क्लासिकल म्यूजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उपलपु श्रीनिवास। उपलपु श्रीनिवास इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलपु श्रीनिवास। ठीक है, तो डिटेल जान लेते हैं। उपलपु श्रीनिवास वॉज मैंडोलिन प्लेयर in Carnatic classical music and a composer. He was sometimes called the Mozart of classical Indian music. इनको Mozart of classical Indian music भी कहा जाता है। He was awarded the Padma Shri in 1998 and संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2009। इनको 2 अवार्ड मिल चुके हैं। 1998 में इनको पद्म श्री और 2009 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, किसको दिया गया, किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बेस्ट कोच को। जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है बेस्ट कोच के लिए। थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1985। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है आपका 1985। 1985 से द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट हुआ है टू ऑनर eminent coaches for reaching medal winner at prestigious international sports event. The first recipient of the award was बालचंद्र भास्कर भागवत। पहला जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था बालचंद्र भास्कर भागवत को। बालचंद्र भास्कर भागवत को रेसलिंग के लिए दिया गया था। ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग के लिए एंड OM नाम्बियार एथलेटिक्स, इन 3 लोगों को दिया गया था। बालचंद्र भास्कर भागवत रेसलिंग, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग एंड OM नाम्बियार एथलेटिक्स, इनको भी दिया गया था। 1985 से इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये बेस्ट कोचेज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of earthquake occur when introduced stresses around mine working cause massive rock to fly explosively from the mine face, creating seismic waves? तो किस टाइप का अर्थक्वेक आता है पूछ रहे हैं ये जो माइन वर्किंग होती है, जहाँ पे माइन वगैरह का काम किया जाता है, वहाँ पे फ्लाई एक्सप्लोसिवली लगाए जाते हैं माइंस को तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे किस टाइप का जो है अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, किस टाइप का अर्थक्वेक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलैप्स अर्थक्वेक। ऑप्शन 4 कोलैप्स अर्थक्वेक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक्स आर स्मॉल अर्थक्वेक्स इन अंडरग्राउंड। ये जो है ना स्मॉल टाइप का अर्थक्वेक है अंडरग्राउंड कैवर्नस एंड माइंस। ये माइंस के लिए माइंस जहाँ पे माइंस होती है या काम होता है एक्सप्लोसिव द्वारा काम किया जाता है, वहां पे इस टाइप की एक्टिविटी देखी जाती है। दैट आर कॉज्ड बाय seismic wave produced from the explosion of rock on the surface. The earthquake caused by volcanic activity is called a volcanic earthquake. An explosive earthquake is a cause due to the testing of nuclear weapon. तो ये जो है ना जहाँ माइंस वगैरह का काम होता है, तो कुल मिला के वहाँ पे कोलैप्स अर्थक्वेक एक्टिविटी देखी जाती है, क्योंकि वो गिराने तोड़ने के लिए एक्सप्लोसिव लगाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कोलैप्स अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द philosophy of one caste one religion
वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन। किसने इंट्रोड्यूस किया था फिलोसफी से वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन? तो ये किया था श्री नारायण गुरु जी ने। वन कास्ट वन गॉड वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, तो ये किया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु was a guru and a reformer belonging to इज इजवा कास्ट इन केरला। ये केरला से बिलोंग करते थे। ही प्रोक्लेम द आइडियल ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। इन्होंने इस आइडिया को प्रोक्लेम किया था फॉर यूनिटी फॉर हिज पीपल। ही गेव द फेमस स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। ये स्लोगन उन्होंने ही दिया था। इन 1888 ही बिल्ट ए टेम्पल dedicated to Lord Shiva at Aruvipuram, which was against the caste-based restrictions of the time. इन्होंने 1888 में एक मंदिर बिल्ड किया था लॉर्ड शिवा का, जो कि पूरी तरह से कास्ट फ्री बोलेंगे। कोई कास्ट का वहाँ पे इस तरीके का मैटर नहीं था। कोई भी कास्ट का है तो कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं थी वहाँ पे उस मंदिर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म्स मॉनसून डोनेट्स द सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन दैट occur during this specific time of period। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 ईयर। 1 ईयर हो जाएगा इसका सही जवाब। बीच स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मॉनसून जो है साल में एक ही बार आता है। मॉनसून कब आता है? ये आता है 1 ईयर। किस टाइम पीरियड में? एक साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाट डज ट्रिपल पी स्टैंड फॉर? ट्रिपल पी स्टैंड फॉर, ट्रिपल पी इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज गुम मोनेस्ट्री लोकेटेड? तो गम मोनेस्ट्री है ये कहाँ पे है? तो ये है वेस्ट बंगाल। सही जवाब हो जाएगा इसका, ये वेस्ट बंगाल में गुम मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में। ओल्ड गुम मोनेस्ट्री इज द पॉपुलर नेम ऑफ ईगा Chioling, located in West Bengal. The monastery belonged to the Gelugpa or the Yellow Hat sect and the known for its 15 feet high statue of the मैत्रेय बुद्धा। मैत्रेय बुद्धा की यहाँ पे 15 फीट ऊंची एक स्टैचू है यहाँ पे गुम मोनेस्ट्री वेस्ट बंगाल में जो है। अगला क्वेश्चन है, मीन काउंट हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन? तो मीन काउंट किसने लिखी है? तो ये लिखी है अडोल्फ हिटलर ने। अडोल्फ हिटलर। 1925 autobiographical manifesto by the Adolf Hitler. He was the dictator of Germany from 1933 until his suicide in 1945। डिक्टेटर था जर्मनी का रुडोल्फ हिटलर। कब से? 1933 से, और जब तक उसने सुसाइड नहीं किया। कब की सुसाइड? 1945 में। He rose to power as the leader of the Nazi party। नाजी पार्टी से बिलोंग करता था। Becoming the chancellor in 1933 में चांसलर बना था। And then taking the title of Führer
and Rachengzla in 1934. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? किसका है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप का है, स्टेट की बात करें तो केरला का है। High courts have the power to issue writ under which article of the Constitution of India? तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था 226 में आर्टिकल 226 में है, पावर दी है हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने की। Ashokosha, the author of Buddhacharitra, was the philosopher in the court of which Kushana king? किस कुषाण किंग के दरबार में था अश्वघोष को अश्वघोष अश्वघोष जिसने लिखी है बुद्धचरित? अश्वघोष ने लिखी है बुद्धचरित। और अश्वघोष किसके दरबार में था? तो ये था कनिष्क फर्स्ट के, कनिष्क फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट नेम ऑफ द periodic element with the list to symbol of the periodic element and select the correct। मैच करना है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg। बोरोन, बोरोन को लिखते हैं B। मैग्नीज, मैग्नीज को लिखेंगे Mn एंड बेरियम को लिखेंगे B। अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड? तो इसमें कौन सी जो है एक पैराग्राफ अलाइनमेंट वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है इन MS वर्ड में? तो जस्टिफाई होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप नहीं होता है। टॉप क्या होता है? मार्जिन होता है। टॉप एंड बॉटम किस में आता है? मार्जिन में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट? हमें बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ये सही है। फर्स्ट है, इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी ये सही है बिल्कुल। सेकंड की सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ये भी सही है। थर्ड है, ओजोन लेयर इज द फाउंड अराउंड 15 to 30 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये अर्थ सरफेस से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। फोर्थ है, ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड नॉट टू रिकवर एनी मोर नाउ, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपकी 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, नीरवाजा इज ए डैश टेक्निक यूज्ड इन जूडो। जूडो में बात हो रही है, तो कौन सी किसके लिए ये टेक्निक यूज की जाती है? चॉकिंग, होल्डिंग, ग्रिपिंग, थ्रोइंग। नीज बाजा, नीज बाजा तो जूडो में होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जूडो में यूज होती है नीज बाजा, ये होती है थ्रोइंग के लिए, थ्रोइंग के लिए। ऑप्शन 3। द ऑटोबायोग्राफी इज लॉन्ग वॉक इज फ्रीडम इज रिटन बाई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाई, किसने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? तो ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला जी ने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। जो महात्मा गांधी जी की इमेज है इंडिया के अंदर, वही काम किया था नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका में, और इनके द्वारा लिखी गई है बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है,
under which constitutional amendment act was the term secular added in the preamble? preamble में इस आर्टिकल के तहत इसको जो है कौन सा अमेंडमेंट था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंडर सेक्युलर वर्ड को जो है प्रीम्बल में ऐड किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको सेक्युलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ऐड किए गए थे। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd इन 1946। कब हुआ था ये? 1976 में। 1976 में हुआ था ये। तब प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। यूनिटी ऑफ द नेशंस वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो यूनिटी ऑफ द नेशन था उसको चेंज कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। The change was enacted during this tenure of Prime Minister Indira Gandhi during the period of emergency 1975 to 1977। और इसको चेंज कर दिया गया इनएक्टेड ड्यूरिंग, इसको जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने 1975 टू 1977, इसमें इसको ग्राउंड पे अप्लाई ही नहीं किया था। किसको? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन है एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन, बात कर रहे हैं एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन। जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं एवरी कंप्यूटर, तो उनमें क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के द्वारा ये कनेक्ट होते हैं। आईपी एड्रेस होता है। Because the internet is a global network of computers, each computer connected to the internet must have a unique address. This address, known as an IP address, stand for Internet Protocol बोला जाता है IP address को। An IP address serves two main function, दो काम होते हैं इसके, होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन, होस्ट करता है और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन करता है एंड लोकेशन एड्रेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच सिंड्रोम कॉजेज ए फैटी हम्प बिटवीन द शोल्डर, ए राउंड फेस एंड पिंक और पर्पल स्क्रैच मार्क ऑन द स्किन। किस सिंड्रोम की वजह से होता है ये? तो ये होता है ऑप्शन 1 टचिंग सिंड्रोम की वजह से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ए ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस में क्या अलाउड नहीं है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते आप ईमेल एड्रेस में। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर क्रिप्स मिशन ऑफर्ड डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया। डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया कब ऑफर किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और ऑफर किया था डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया। दो देशों का सिद्धांत लेके आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो इसके हेड थे, sent a British government in March 1942 with constitutional proposal to see India
इंडियन सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए सपोर्ट सपोर्ट मांगने के लिए इन्होंने इसको भेजा हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट के लिए इन्होंने इंडिया में क्रिप्स मिशन को भेजा था। इट प्रपोज सिटिंग अप ए न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विद वुड ड्राफ्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल नया ड्राफ्ट नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को प्रपोज किया था इन्होंने सिटिंग अप के लिए, जो कि ड्राफ्ट तैयार करेगी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। It offered dominion status India instead of a provision for a complete independence. To dominion status, it promised India in return after the war was quit for without definite time of frame. ये क्या है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद ये सारा इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे और ये डोमेनियन स्टेटस को इसको लागू कर देंगे। ये सारी चीजें थी इसमें, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉपुलरली नॉन एज द कोल्ड डेजर्ट माउंटेन। कोल्ड डेजर्ट माउंटेन किसको बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो ये बोला जाता है स्पीति वैली को। स्पीति वैली को बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट माउंटेन। स्पीति वैली in Himachal Pradesh, also known as the cold desert, it is because of its high altitude geological location. Spiti Valley set an altitude of 4,270 मीटर, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है स्पीति वैली above sea level. लाहौल स्पीति शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना। चाइना के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं स्पीति वैली। अगला क्वेश्चन है, इन द लोकसभा डेज सीट आर रिजर्व फॉर द मेंबर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व होती हैं? तो शेड्यूल कास्ट के लिए होती है 47। सॉरी, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है लोकसभा रिजर्व फॉर द मेंबर शेड्यूल कास्ट, तो ये होती हैं 84। Right answer is 84. In the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the members from the scheduled caste. तो टोटल सीट्स कितनी है अभी लोकसभा में? तो 543 सीट्स फॉर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लोकसभा, 84 सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है? एसटी के लिए है 47। 47 है एसटी के लिए और एससी के लिए है 84। क्लियर है? आर्टिकल 330 of the Constitution provide for reservation of seats for those from SCs STs in the House of the People, which Article 332 lays down a similar provision in Legislative Assembly। जो आर्टिकल 33 है वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेम प्रोविजन करता है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, which of the following festival is celebrated in honor of हिडिंबा देवी in हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डूंगरी फेस्टिवल। डूंगरी फेस्टिवल हिडिंबा देवी किसके ऑनर में? हिडिंबा देवी के ऑनर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है इन हिमाचल प्रदेश? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है ये हिडिंबा देवी मंदिर में। हिडिंबा देवी थी भीम की धर्म पत्नी मानी जाती है हिडिंबा देवी, तो इनके ऑनर में हिडिंबा देवी मंदिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है डोंगरी फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
under his hand and the seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court as the President may deem necessary। कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो है प्रेसिडेंट इंडिया सेल अपॉइंट करता है जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन किसके साथ करता है? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ। तो कौन सा आर्टिकल है ये? तो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 124। 124 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 124 का क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने के बाद। इन विच बजट वाज द पॉलिसी ऑफ LERMS अनाउंस। LERMS पॉलिसी कब किस बजट में अनाउंस की गई थी? तो ये की गई थी 1992-1993 के बजट में अनाउंस की गई थी। 1992-1993 खानदेश वाज incorporated into the Mughal Empire in which of the following year? खानदेश ने incorporated into the Mughal Empire को कब incorporated किया था? तो ये किया था, सही जवाब हो जाएगा आपका 1601 में। 1601 में किया था खानदेश ने incorporated into the Mughal Empire in which of the following year? किस ईयर में? 1601 में। Khandesh part of Ahmednagar and Barar was added in Akbar's empire. Throughout his reign, Akbar had captured 2/3 of the Indian subcontinent. अगला क्वेश्चन है द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन वाज स्टार्टेड इन। नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन्स के लिए कब स्टार्ट किया गया? नेशनल स्पोर्ट्स राष्ट्रीय खेल फेस्टिवल वुमेन्स के लिए कब स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन 3 1975 में। 1975। अगला क्वेश्चन है आफ्टर इंडिपेंडेंस हु हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज। कौन कंट्रोल करता है इंडिपेंडेंट के बाद? तो ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है इंडस्ट्री को भी। अगला क्वेश्चन है विच लोकल स्टॉर्म इज ऑल्सो नोन एज काल वैसाखी। काल वैसाखी किस लोकल स्टॉर्म को बोला जाता है? काल वैसाखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर को ही काल वैसाखी बोला जाता है और ये पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी को ही नॉर्वेस्टर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज कैन बी यूज टू एडिट ए सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। एडिट करने के लिए कौन सी आप फंक्शन की को प्रेस करोगे इन MS एक्सेल में? तो ये करेंगे हम ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा हमारा F2। F2 इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है विजयदशमी इज ऑल्सो नोन एज। विजयदशमी को और क्या बोला जाता है? तो विजयदशमी को आपको जैसे सभी को आपको पता है दशहरा बोला जाता है। विजयदशमी को क्या बोला जाता है? दशहरा। दिवाली होती है उसके बाद, होली होती है आपकी मार्च अप्रैल में। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट द टर्म उजावर। उजावर मीन्स क्या था संगम टेक्स्ट में? अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट, संगम टेक्स्ट में उजावर का मतलब क्या था? तो इसको बोलते थे, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, ऑर्डिनरी प्लाउमैन।
ऑर्डिनरी प्लाउमैन, जो कि खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनको बोला जाता था उजाबर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन टेम्पल जो है, कोणार्क का सन टेम्पल, ये कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट उड़ीसा। राइट आंसर बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल। डिटेल जानते हैं थोड़ी सी। कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड इन द ईस्ट उड़ीसा नियर पुरी ऑन द बे ऑफ बंगाल कोस्ट। तो ये जो है कोणार्क का सन टेम्पल ईस्ट उड़ीसा में नियर पुरी, जो पुरी है उसके पास बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इट वॉज बिल्ट इन द 13th सेंचुरी बाई द किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट। नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने इसको बनवाया था। कोणार्क के सन टेम्पल को किसने बनवाया था? किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने। कब बनवाया था इसको? बनवाया था 12th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी बनवाया था। 1238 से 1264 के बीच में बना है ये। द टेम्पल इज डिजाइन इन द शेप ऑफ कोलोसल chariot. It is dedicated to the sun god. It was declared a UNESCO World Heritage Site in 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को द्वारा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।